वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? तो द वर्ल्ड वाइड वेब और वेब इन शॉर्ट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन stored in the form of trillions of interlinked web pages and web resources। तो एक टाइप से ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होता है और जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसको यहाँ पे बोला गया है वर्ल्ड वाइड वेब। तो एक टाइप से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है ये। द रिसोर्सेज ऑन द वेब कैन बी शेयर्ड और एक्सेस थ्रू द इंटरनेट। अब इन वेब पेजेस को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं? यूजिंग इंटरनेट। तो ये जो इंटरनेट पे आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं तो स्टोर है। अब वो कहां पे स्टोर है? वर्ल्ड वाइड वेब में। तो आप वर्ल्ड वाइड वेब से उन इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो और एक्सेस करते हो यूजिंग इंटरनेट। अब जब वर्ल्ड वाइड वेब नहीं आया था तो उससे पहले कैसे इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता था? तो उस टाइम पे क्या होता था यहाँ पे, अर्लियर टू एक्सेस फाइल रिजाइडिंग इन डिफरेंट कंप्यूटर। तो पहले जितनी भी फाइल्स होती थी वो डिफरेंट कंप्यूटर पे अलोकेट होती थी या फिर डिफरेंट कंप्यूटर पे रहती थी। वन हैड टू लॉग इन इंडिविजुअली टू ईच कंप्यूटर थ्रू द इंटरनेट। अब जो भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाह रहा है, उस फाइल को एक्सेस करना चाहता है, तो उसको उस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे लॉग इन करना पड़ता था वहां पे इंडिविजुअली। बिसाइड्स फाइल ऑन डिफरेंट कंप्यूटर वर सम टाइम इन डिफरेंट फॉर्मेट। भाई अब सीधी सी बात है, जब फाइल्स आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर पे पड़ी है, रखी हुई है, तो इसका मतलब उनका फॉर्मेट भी तो डिफरेंट हो सकता है वहां पे। एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट। अब किसी ने कोई भी फाइल किसी भी फॉर्मेट में सेव कर रखी है, अब जरूरी नहीं है वो आपको समझ आए, उस फाइल का फॉर्मेट भी अलग हो सकता है, ठीक है, उसके सेव करने का तरीका भी अलग हो सकता है। तो यहां पे ये सारी डिफिकल्टी आती थी जब वर्ल्ड वाइड वेब नहीं था। अब उसके बाद ये एक साइंटिस्ट है टिम बर्नर ली, एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट, इन्होंने इन्वेंट किया फिर वर्ल्ड वाइड वेब को। और ये कब इन्वेंट किया? 1990 में। तो वर्ल्ड वाइड वेब एक्चुअल में होता क्या है? ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है और इंफॉर्मेशन जो स्टोर है वो वेब पेजेस की फॉर्मेट में है यहाँ पे, जो कि एक दूसरे से लिंक्ड है। तो यहाँ पे जो एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनेगा कि www की फुल फॉर्म बताओ। अब नेक्स्ट आता है इसमें वेब ब्राउजर क्या होता है और वेब सर्वर क्या होता है। तो द वर्ल्ड वाइड वेब इज बेस्ड अपॉन क्लाइंट्स एंड सर्वर। तो अब जब आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो तो वहां पे दो चीजें काम आती है, क्लाइंट्स और सर्वर। अब ये जो www क्लाइंट है इसी को वेब ब्राउजर बोला गया है यहाँ पे। सिंपली ए ब्राउजर दैट नेविगेट्स थ्रू वर्ल्ड वाइड वेब एंड डिस्प्ले वेब पेजेस, जो कि वेब पेजेस को फिर डिस्प्ले करेगा। तो यहां पे जो www क्लाइंट है उसी को वेब ब्राउजर भी बोला जाता है। अब ये क्या करता है? उस वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू नेविगेट करता है और वहां पे जो भी पेजेस उसको चाहिए वो डिस्प्ले करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका वेब सर्वर क्या होता है। अब वेब सर्वर क्या होता है कि www सर्वर होता है ये। तो यहां पे जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्लाइंट और सर्वर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ये कह सकते हो। और क्लाइंट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? वेब ब्राउजर। और जो सर्वर है उसको वेब सर्वर, उसको क्या बोला जाता है? www सर्वर दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट मेड बाय द वेब ब्राउजर। तो देखो क्लाइंट क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। तो इस टाइप से ये वर्किंग होती है वर्ल्ड वाइड वेब की। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड। अब रिक्वेस्ट कौन करेगा? ऑब्वियस सी बात है क्लाइंट करेगा। भी क्लाइंट मतलब यूजर। अब किसी यूजर को कोई वेब पेज चाहिए उसको, तो वो क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है। अब वेब सर्वर जहां पे एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन स्टोर है, तो वेब सर्वर उस वेब पेज को सर्च करेगा और रिस्पॉन्ड करेगा इस क्लाइंट को। तो इसलिए इसको वेब सर्वर बोलते हैं। और जो हमारा www क्लाइंट होता है वो एक टाइप से वेब ब्राउजर ही होता है, क्योंकि जब भी आप
कोई भी वेब पेज को डिस्प्ले करना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, तो वहां पे आपको सबसे पहले ब्राउजर ही ओपन करना पड़ेगा। आपका सबसे पहला स्टेप ब्राउजर होता है। जैसे गूगल क्रोम आप ओपन करते हो, तो गूगल क्रोम ओपन करने के बाद ही आप वहां पे टाइप करते हो, तो इसका मतलब जो वेब ब्राउजर है वो आपका एज ए क्लाइंट काम कर रहा है। जैसे ही आप वहां पे एंटर प्रेस करते हो, तो अब यहां पे इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वो वेब सर्वर से आपके सामने डिस्प्ले होती है, तो उसको रिस्पॉन्ड कौन कर रहा है यहां पे? वेब सर्वर। अब नेक्स्ट है वेब पेज क्या होते हैं, वेबसाइट, HTML और URL। तो हमने वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने वेब सर्वर और वेब क्लाइंट। तो नेक्स्ट है वेब पेज। तो वेब पेज क्या होता है? इट इज ए सिंगल डॉक्यूमेंट और पेज दैट इज डिस्प्ले इन वेब ब्राउजर लाइक फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और ओपेरा। तो मतलब कोई भी वेबसाइट जब आप ओपन करते हो, तो उस वेबसाइट में जो पहला पेज, कोई भी एक सिंगल पेज क्या कहलाता है? वेब पेज कहलाता है ये, क्योंकि जो वेबसाइट बनती है वो वेब पेजेस से मिलकर बनती है। जैसे आपकी नोटबुक होती है, तो अगर हम नोटबुक की बात करें तो नोटबुक के अंदर क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। तो ऐसे ही वेबसाइट, तो वेबसाइट में भी क्या होते हैं? पेजेस होते हैं, बट उन पेजेस को हम वेब पेज बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया में। तो वेब पेज एक टाइप से एक सिंगल डॉक्यूमेंट या पेज होता है जो कि डिस्प्ले होता है वेब ब्राउजर में। अब नेक्स्ट है वेब साइट। तो वेबसाइट क्या होती है? जैसा कि मैंने अभी बताया, वेबसाइट किससे बनती है? कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस से। तो जब आप बहुत सारे वेब पेजेस को ग्रुप कर देते हो, एक कॉम्बिनेशन, एक कलेक्शन बना देते हो, तो उसको बोला जाता है वेबसाइट। अब वेबसाइट जो होती है वो किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी बन सकती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए बनाई जाती है आपकी वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को हम कहीं पे भी और किसी भी टाइम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। तो ये होती है वेबसाइट, कलेक्शन या कॉम्बिनेशन ऑफ वेब पेजेस, जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, उनके कलेक्शन को ही बोला गया है वेबसाइट। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे HTML। तो HTML की फुल फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स की आ सकती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एक टाइप से एक लैंग्वेज है ये। इट इज ए लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू डिजाइन द वेब पेजेस सो दैट द वेब कंटेंट कैन बी रीड और अंडरस्टूड फ्रॉम एनी कंप्यूटर। तो अब इसका मतलब क्या है? तो जितने भी आप वेब पेज डिजाइन करोगे या किसी भी वेबसाइट के जो वेब पेज होते हैं, वो डिजाइन करने की जो लैंग्वेज होती है वो होती है हमारी HTML लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सारे के सारे वेब पेजेस इसी लैंग्वेज में डिजाइन होते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एवरी वेब पेज इज डिजाइन यूजिंग HTML। तो एक टाइप से ये भी एक लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को डिजाइन करने में यूज होती है। अब नेक्स्ट आता है URL, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, या फिर URI, या फिर URL भी बोल देते हैं इसको, क्योंकि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाता है। फिर अगर ये URI है तो ये आपका बन जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, और अगर ये URL है, तो ये आपका बन जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में। अब ये होता क्या है? तो URL या URI होता क्या? इट इज ए यूनिक एड्रेस और पाथ फॉर ईच रिसोर्स लोकेटेड ऑन द वेब। तो मतलब ये है, जितनी भी आपकी वेबसाइट है, उन वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, और उस यूनिक एड्रेस के थ्रू ही वो वेबसाइट ओपन कर सकते हो। जैसे आप फेसबुक ओपन करते हो, तो फेसबुक के ओपन करने के लिए www.facebook.com। तो एक टाइप से ये URL है आपका, URI या URL है फेसबुक को ओपन करने के लिए। तो ये एक यूनिक एड्रेस है, क्योंकि हर एक वेबसाइट का एक यूनिक एड्रेस ही रहने वाला है। जैसे आपका आधार कार्ड नंबर है, तो वो आपका यूनिक है, मतलब कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो किसी और का नहीं हो सकता। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो एड्रेस है,
अगर किसी एक वेबसाइट का है तो दूसरी वेबसाइट का सेम एड्रेस नहीं हो सकता। तो इट इज आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एवरी पेज ऑन द वेब हैज ए यूनिक यूआरएल। तो हर एक पेज का एक यूनिक यूआरएल मिलने वाला है आपको इंटरनेट पे। अब कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे https://www.mhrd.gov.in, तो ये पूरा यूआरएल कहलाता है आपका। तो एग्जांपल है आपका। ऐसी एक और एनसीईआरटी की वेबसाइट ले लो, www.ncert.nic.in। ऐसे ही एयर इंडिया वाली। तो ये सारे के सारे यूआरएल है जिनको वेब एड्रेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट है डोमेन नेम सिस्टम, तो जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीएनएस। तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अब डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है? तो इंटरनेट इज ए वास्ट ओशियन वेयर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट। तो यहाँ पे जो इंटरनेट है बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पर, बट इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, एंड ईच वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन ए सर्वर विच इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब हर एक वेबसाइट कहीं ना कहीं स्टोर है, और वो कहाँ पे स्टोर है? वो सर्वर पे स्टोर है। अब इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम इंटरनेट की हेल्प लेते हैं। तो ये सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट चाहिए, विच मीन्स ईच सर्वर हैज एन आईपी एड्रेस। तो अब जो भी सर्वर है उस वेबसाइट का, तो उस वेबसाइट के सर्वर का एक आईपी एड्रेस होगा यहाँ पे। अब उस आईपी एड्रेस के थ्रू ही आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। तो एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस। टू एक्सेस ए वेबसाइट वी नीड टू एंटर इट्स आईपी एड्रेस ऑन आवर वेब ब्राउजर। अब उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको अपने वेब ब्राउजर में उसका आईपी एड्रेस एंटर करना होगा। भाई सिंपल सी बात है, जो इंटरनेट है वहां पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट, और जो ईच वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे स्टोर है, और जो सर्वर है उसका एक आईपी एड्रेस भी होगा, क्योंकि जब इंटरनेट की बात कर रहे हैं और जो सर्वर है वो सर्वर क्या होगा? एक कंप्यूटर ही तो होगा। सर्वर क्या है? एक डिवाइस ही तो है, वो एक कंप्यूटर है एक टाइप से। बट ये है कि वो जो कंप्यूटर है वो काफी हैवी कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी जो एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर। अब उस सर्वर का एक आईपी एड्रेस होगा। तो एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज एन आईपी एड्रेस, ऑब्वियस सी बात है। अब उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए आपको वो आईपी एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप अपने वेब ब्राउजर में वो एंटर कर पाओगे उस वेबसाइट को ओपन करने के लिए। बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर द आईपी एड्रेस ऑफ डिफरेंट वेबसाइट एज दे आर इन टर्म्स ऑफ नंबर और स्ट्रिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, आप कितनी वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद कर सकते हो? अब वेबसाइट तो बहुत सारी है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस क्या होता है? जैसे यहाँ पे 192.168.01.05 मान लो ये किसी एक वेबसाइट का एड्रेस है, आईपी एड्रेस। अब आपको ब्राउजर में ये आईपी एड्रेस एंटर करना होगा, मतलब कि अपने गूगल क्रोम में। तो आपको एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब मान लो कोई और वेबसाइट ओपन करनी हो तो उसका भी आईपी एड्रेस कुछ इस तरह से होगा। हो सकता है ये डिजिट आपके चेंज मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यूनिक आईपी एड्रेस होता है तो ये तो चेंज मिलने वाले हैं ही। तो अब इतनी बहुत सारी वेबसाइट है आपके इंटरनेट पे, अब किस किस का याद रखोगे आप? तो वो एक अलग से प्रॉब्लम है सबका याद रखना। तो हाउएवर इट इज इजियर टू रिमेंबर नेम्स, बट अगर उनको नेम असाइन कर दिया जाए, उन वेबसाइट को कोई ना कोई नाम दे दिया जाए तो उसको याद करना इजी हो जाता है। देयरफॉर ईच कंप्यूटर सर्वर होस्टिंग ए वेबसाइट और वेब रिसोर्स इज गिवन ए नेम अगेंस्ट इट्स आईपी एड्रेस। तो जो भी कंप्यूटर या जो भी सर्वर उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, उस वेब रिसोर्स को, तो उसको एक नाम दे दिया जाता है उस आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग, एंड दीज नेम आर कॉल्ड एज डोमेन नेम्स या होस्ट नेम्स।
corresponding to the unique IP address assigned to the each server। अब यहाँ पे डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू क्या हुआ, जो भी ये आपका आईपी एड्रेस था इसको एक नाम दे दिया इन्होंने, एक यूनिक नेम जिसको बोला गया डोमेन नेम। जैसे ये मान लो ये वाली वेबसाइट थी आपकी फेसबुक की, तो यहाँ पे इसको एक डोमेन नेम दे दिया कि www.facebook.com। तो इस आईपी एड्रेस का एक नाम असाइन हो गया यहाँ पे। अब जैसे ही आप, क्योंकि अब आपको ये आईपी एड्रेस एंटर नहीं करना है ब्राउजर के अंदर, अब आपको सिंपली ये वाली www.facebook.com ये वाला नाम एंटर करना है ब्राउजर में, और आप उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हो यूजिंग नेम। अब ये नाम को याद करना आसान हो जाता है एज कंपेयर टू आईपी एड्रेस। तो यही हमारा डोमेन नेम सिस्टम, जो कि हर एक आईपी एड्रेस के कोरस्पॉन्डिंग यहां पे एक डोमेन नेम असाइन है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए हैं, ये डोमेन नेम है और ये आईपी एड्रेस। जैसे एक है वेबसाइट आपकी एनसीईआरटी वाली, तो इस एनसीईआरटी के कोरस्पॉन्डेंस ये आपका आईपी एड्रेस है, तो ये आईपी एड्रेस आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसके कंपेयर में। अगर आप ये वेबसाइट ही याद कर लो ncrt.nic.in तो ये इजी रहता है। ऐसे ही सीबीएसई वाली वेबसाइट है cbse.nic.in, अब इसका आईपी एड्रेस ये है, तो इस आईपी एड्रेस को याद करना फिर से मुश्किल है। सेम एमएचआरडी की वेबसाइट है और इसका ये आईपी एड्रेस है। ऐसी विकिपीडिया वाली ये वेबसाइट है और इसका ये आईपी एड्रेस है। तो इन आईपी एड्रेस के कोरस्पॉन्डेंस एक नाम असाइन कर दिया गया यहाँ पे, जिसको बोला गया डोमेन नेम सिस्टम। तो यही हमारा डोमेन नेम सिस्टम, जो कि डीएनएस, जिसको बोला गया डीएनएस। तो आप जब भी गूगल क्रोम ओपन करते हो वहां पे ऊपर टाइप करते हो www.ncrt.nic.in, तो ये हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, इसकी जगह अगर आप ये एड्रेस टाइप करोगे तो भी आपकी ओपन तो हो जाएगी, बट ये एड्रेस कितने टाइप कर लोगे, कितने याद कर लोगे आप। ठीक है, तो याद करना मुश्किल होता है, इसको इजी करने के लिए डोमेन नेम सिस्टम बनाया गया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है डीएनएस सर्वर का, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर। तो सर्वर क्या होता है? अब जैसा कि आईपी एड्रेस को याद करना मुश्किल है, तो यहां पे डोमेन नेम असाइन कर दिया गया ईच आईपी एड्रेस को। बट टू एक्सेस ए वेब रिसोर्स ए ब्राउजर नीड टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस corresponding टू द डोमेन नेम एंटर्ड। तो अब जैसे ही आप ब्राउजर में ये नाम एंटर करोगे, ठीक है, ये डोमेन नेम एंटर करते हो, तो अब ब्राउजर को तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि ये जो डोमेन नेम है वो किस आईपी एड्रेस का है। ठीक है, उसको नहीं पता ये, ठीक है, उसको ये डोमेन नेम नहीं पता कि कौन से आईपी एड्रेस को असाइन हुआ है। तो कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस इज कॉल्ड एज डोमेन नेम रेजुलेशन। अब इसको कन्वर्ट करने का जो प्रोसीजर है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ डोमेन नेम ऑफ ईच वेब सर्वर टू इट्स कोरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोमेन नेम रेजुलेशन, और इट इज डन थ्रू ए सर्वर कॉल्ड एज डीएनएस सर्वर। अब ये कन्वर्जन किसकी हेल्प से होता है? डीएनएस सर्वर की हेल्प से। अब ये डीएनएस सर्वर क्या करेगा? जब आप ये नाम टाइप करोगे तो इस नाम को सर्च करेगा कि इस नाम के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आईपी एड्रेस असाइन है। तो ये कन्वर्ट करने का ये इसको सर्च करने का जो काम है वो कौन करता है? डीएनएस सर्वर करता है। सिंपल सी बात है, इस डीएनएस सर्वर को सब पता है कि कौन सा नाम किस आईपी एड्रेस को असाइन हुआ है। तो thus when we enter a URL on a web browser, the HTTP प्रोटोकॉल, इस प्रोटोकॉल को बाद में हम डिस्कस करेंगे, approach a computer server called as a DNS server to obtain the IP address corresponding to that domain name. और after getting the IP address, the HTTP protocol retrieve the information and loads it in our browser. तो जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये यूजर है,
तो यूज़र क्या करता है, ब्राउज़र में जैसे ही यहाँ पे कोई भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए उसका डोमेन नेम एंटर करेगा, तो डोमेन नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो HTTP प्रोटोकॉल होता है ये क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है DNS सर्वर को। अब ये क्या रिक्वेस्ट करेगा, इस डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग जो आपका IP एड्रेस है कि इस डोमेन नेम को कौन सा IP एड्रेस असाइन हुआ है, तो वो ब्राउज़र को नहीं पता। तो ये ब्राउज़र DNS सर्वर से रिक्वेस्ट करता है IP एड्रेस। अब DNS सर्वर क्या करेगा, इस नाम के कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस को सर्च करेगा और यहां पे रिस्पोंड कर देगा IP एड्रेस इस ब्राउज़र को। अब उसके बाद ब्राउज़र को समझ आ जाएगा कि ये वाला जो IP एड्रेस है वो कौन सी वेबसाइट का है, तो ये है हमारी NCERT वाली वेबसाइट। अब ब्राउज़र उसको ओपन कर देगा। तो इस तरह से DNS सर्वर काम करता है किसी भी डोमेन नेम को फाइंड आउट करने के लिए कि वो किस IP एड्रेस को असाइन है। तो DNS सर्वर मेंटेन्स ए डाटाबेस ऑफ डोमेन नेम्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। तो एक टाइप से DNS सर्वर में होता क्या है, ये वाली टेबल होती है, ये कह सकते हो आप, ये एक टेबल होती है जहां पे क्या होता है, हर एक डोमेन नेम के कोरस्पॉन्डिंग एक IP एड्रेस असाइन है। ये DNS सर्वर में स्टोर रहती है, एक डाटाबेस होता है बस। तो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम।